नमस्ते। 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 Good morning. I welcome you all in our today's live discussion on Introduction to the Insolvency and Bankruptcy Code, Unit 19.1 of our subject BRBL. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स सो दैट you can so that we can resolve your query immediately. With this, we will start for our discussion today. Before that, मैं आप सभी लोगों को एक बार अवगत कराना चाहता हूं कि हम जेआईबी और सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सकेंगे। So let us start for today's discussion. Introduction of Insolvency and Bankruptcy Code, IBC. आपने IBC ये वर्ड तो बार बार सुना होगा, अलग अलग जगह सुना होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुना होगा। What is the meaning of IBC? IBC means Introduction to the Insolvency and Bankruptcy Code. तो जो बैंक का अगर कोई अकाउंट या लेंडर ने जब कोई बोरोर को फाइनेंस किया हुआ है, बोरोर उस अमाउंट को अगर टाइमली रीपे नहीं कर सकता है, तो लेंडर उस एसेट की मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ आईबीसी कोड. So IBC has been enacted with the purpose of maximizing this word is very important, with the purpose of maximizing the value of the asset of the debtor in the interest of all stakeholders. An important aspect of maximizing value is reducing the time taken to resolve the insolvency. What is the first important thing? Why it is being done? IBC को हमने क्यों किया था? ताकि जो भी डेटर का एसेट है, बोरोर के जो एसेट्स हैं, उसको मैक्सिमम वैल्यू उससे मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स को विन विन सिचुएशन हो जाएगी, सभी स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट हो जाएगा। इसके लिए जो उन्होंने कोड बनाया है, एक्ट बनाया है, दैट इज नोन एज आईबीसी। तो लेकिन एसेट की मैक्सिमम वैल्यू हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं कि अगर हम जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जल्दी से जल्दी वो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं, तो in that case we will be able to recover the maximum value. So reducing the time taken to resolve the insolvency or resolve the issue is the main factor, main purpose of insolvency and bankruptcy code. So recognizing that reforms in bankruptcy and insolvency regimes are critical for improving the business environment and alleviating distressed credit market, the insolvent IBC code was enacted by the government and the same came into force in December 16 with latest amendment on 4th April 2021. तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट चल रहा था एंड साथ साथ जो क्रेडिट मार्केट जो एक डिस्ट्रेस हुआ था बिकॉज ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एनपीएस एंड अदर सिचुएशन, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए आईबीसी कोड इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड व्हेन इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 2016 एंड सब्सिक्वेंटली जब रेगुलर बेसिस पे अमेंडमेंट हो जाती है तो लास्ट अमेंडमेंट टुक प्लेस ऑन इन अप्रैल 2021। सो जब भी हम कोई नया एक्ट पढ़ते हैं, समझते हैं,
तभी हमें कोई नई नई टर्मिनोलॉजीज आती है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। वो टर्मिनोलॉजी को वो एक्ट में कोई स्पेसिफिक मीनिंग दिया हुआ रहता है। तो इसीलिए इसी तरह इसी एक्ट में भी देर आर सो मेनी न्यू टर्मिनोलॉजीज हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो हम फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशंस ऑफ दैट टर्मिनोलॉजी, ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो जाएगी। So first important definition is insolvency, because name itself indicates introduction of insolvency and bankruptcy code. So what is the meaning of insolvency? Insolvency का मतलब क्या है? Insolvency is when an individual or organization is unable to meet its outstanding financial debt towards its lender as it's become due. जब भी लोन ड्यू होता है, तब कोई व्यक्ति हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अपना लोन अगर टाइमली रीपे नहीं कर सकता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसॉल्वेंसी। दिस सिचुएशन इज नोन एज इंसॉल्वेंसी। तो ये जो इंसॉल्वेंसी है, ये दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इट मीन्स हाउ दैट प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व, बिकॉज इन दिस केस बोरोर जो है बैंक का या लेंडर का लोन समय पे रीपे नहीं कर पा रहा है। इन दैट केस व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द लेंडर? First is changing the repayment plan of the loan or writing off of part thereof. क्या कर सकते हैं लेंडर? लेंडर इन दैट केस, अगर उनको लगता है कि अगर लोन का रीपेमेंट शेड्यूल जो है उसको अगर हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम अगर रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उससे अगर बोरोर को आसानी हो जाएगी, अगर वो बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, इन दैट केस they can do the change in the repayment plan of the loan। और अगर उनको लगता है कि इफ अगर लोन का कोई सर्टन पार्ट ऑफ द अमाउंट अगर वो वेव करते हैं एंड उससे अगर बोरोर को तसल्ली मिल जाती है या बिजनेस सरवाइव कर सकता है, इन दैट केस दे कैन डू राइटिंग ऑफ पार्ट देयर ऑफ। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है, इफ इट वोंट बी पॉसिबल एज पर द ओपिनियन ऑफ द लेंडर, देन इन दैट केस वो क्या करेंगे? देन दे विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द इंसॉल्वेंट पर्सन एंड सेल ऑफ हिज एसेट्स टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। तो अगर लेंडर्स को लगता है कि उनको अगर रिस्ट्रक्चर करने से या पार्ट अमाउंट राइट ऑफ करने से अगर देयर विल बिजनेस वायबल नहीं हो पाता है, borrower will not be able to repay its loan in spite of reschedule in repayment period। in that case वो borrower के अगेंस्ट या इंसॉल्वेंट व्यक्ति के अगेंस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली उसके जो एसेट्स है वो बेच के बैंक अपना लोन एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बैंकरप्सी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का डेफिनेशन है, इट इज अ it is a concept slightly different. Okay, it is a concept slightly different from insolvency. Insolvency Insolvency is a state where the individual or corporate is unable to pay its debts। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया था। यहाँ क्या है? वेयर एज bankruptcy is the legal declaration either voluntarily by the debtor or at the instance of the creditor। Bankruptcy means legal declaration of a person that he is not able to pay the loan। that is, this is either voluntarily debtor खुद कर सकता है या क्रेडिटर उसको करा सकते हैं बाय गोइंग थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। सो इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन। बैंक्रप्सी इज अ लीगल डिक्लेरेशन। एग्जाम में दे मे आस्क यू डिफरेंस अमंग दिस टू। what is the difference between insolvency and bankruptcy? So insolvency means unable of an individual or any corporate to repay its loan on time, whereas bankruptcy is a legal declaration either voluntarily by the debtor or at the instance of the creditor। नेक्स्ट, कवरेज। इट दिस कोड जो है या ये जो एक्ट है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया।
पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड इसी के ऊपर हमारा अभी ये यूनिट रिवॉल्व करने वाला है। तो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द आईबीसी 2016 रीसेट ऑन 4 पिलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एग्जाम में यही पूछा जाता है। हाउ मेनी पिलर्स या इंस्टीट्यूशनल आईबीसी हैज बीन formed on the basis of how many pillars. So there are 4 pillars. First is insolvency professional. डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सेकंड इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, third is adjudicating authorities, and fourth is the Insolvency and Bankruptcy Board of India, which is popularly known as IBBI. आपने भी काफी बार IBBI यही बोर्ड वर्ड सुना होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड. सो normally people call it as either IBBI or board in relation with this law. So first is insolvency professional. Who can work as an insolvency professional? Insolvency professional section 319 of means insolvency professional कहाँ डिफाइन किया हुआ है? It is defined in section 3 subsection 19. So it means a person enroll under section 206 with an insolvency professional agency as its member. The word used is as a person, not as an individual. मैंने पहले ही आपको इसके बारे में क्लैरिफिकेशन किया हुआ है. इट मीन्स जो जो पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने इन सेक्शन 206 के मुताबिक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ खुद को मेंबर करके रजिस्टर्ड किया हुआ है, दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट क्या है? And he has also registered with the board, that is IBBI, as an insolvency professional under section 207. और उसी व्यक्ति ने बोर्ड के साथ भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करके अपना नाम रजिस्टर्ड करना चाहिए. सो दिस टू कंडीशंस आर to be fulfilled by the any व्यक्ति, any person, then he can act as an insolvency professional. So who is insolvency professional? Any person, any person जिन्होंने अपना नाम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास मेंबर करके एनरोल किया हुआ है, एंड साथ साथ उन्होंने बोर्ड में भी अपना नाम रजिस्टर्ड किया है एज पर सेक्शन 207 ऑफ द एक्ट, that person can act as an insolvency professional. उसके लिए उनको एक एग्जाम देनी पड़ती है. The limited insolvency examination is one of the mandatory condition of getting registered as an insolvency professional with IBBI. So अगर आपको IBBI में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करके रजिस्टर्ड होना है, तो उसी के पहले आपको लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. The primary duty of the insolvency professional, they are known as the IPs, insolvency professionals. The primary duty of the IPs is to assist in the completion of insolvency resolution, liquidation, and bankruptcy proceedings. This is the primary duty of the IP. क्या क्या primary duty है? कि एक तो उनको insolvency resolution process हो, सब्सिक्वेंटली लिक्विडेशन प्रोसेस हो, एंड एट द एंड जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स अगर कैरी आउट होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो उसमें उनको असीस करना है. They are regulated persons who maintain professional standards and code of ethics as a first level regulator. Again, this is very important word. They are the first level regulators. तो इसके लिए उनको जो एथिकल प्रैक्टिस है प्रोफेशनल, दे हैव टू एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल्स, एंड दे हैव टू मेंटेन देयर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड फॉलो द एथिक्स ऑफ द बिजनेस. The second concept, second pillar we have seen is information utilities. So second pillar of this code is information utilities. As per section 321 of the Act,
Information utility means a person who is registered with the board as information utility under section 210. It means अगर कोई भी पर्सन को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करके काम करना है, then he has to register his name with the board, that is IBBI, as an information utility under section 210 of the Act. Information utilities would, now what is their duty? They would collect, compile, authenticate and disseminate financial information. वो अपने पास अलग अलग केसेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं, उसको कंपाइल करके रखेंगे, एनालिसिस करके रखेंगे, उसको जेन्युइननेस ऑथेंटिकेट करेंगे. When you are getting any information from information utilities, you can consider it as an authenticate information. एंड जो भी आदमी उसको आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करेंगे, यानी वो प्रोवाइड करेंगे, अवेलेबल कराएंगे. They would also maintain electronic database on lenders and terms of lending. कि जो लेंडर्स का डाटाबेस है एंड उन्होंने कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेंडिंग की हुई है, इसका भी डाटा वो मेंटेन करते हैं. एंड देयर बाय eliminating delay and disputes when default actually take place. So because information utility जो information provide करती है, this information should be an authenticate information. They are maintaining the information on lenders as well as the terms of lending. So इसीलिए जब कोई प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस हो या रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, उनसे जब इंफॉर्मेशन ली जाती है, इट मीन्स लेंडर्स आर गेटिंग द ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिले जो प्रोसेस में हो जाता है, वो अवॉइड किया जा सकता है. थर्ड इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. इसमें इस प्रोसेस में कौन से अथॉरिटीज के पास हम अप्रोच कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए. तो हु आर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अंडर द कोड आर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, पॉपुलरली नोन एज NCLT, एंड DRT, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के लिए तो हमने काफी डिस्कशन किया हुआ है. So NCLT and DRT are tribunal or adjudicating authorities under this code. It means इस कोड में अगर कोई आपको एक्शन लेना है, you have to approach to either NCLT or to DRT. Very important statement from your examination point of view. The NCLT is a forum where cases relating to insolvency of corporate persons, limited liability entities will be heard. Very important statement. It means जो लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज हैं, कॉर्पोरेट पर्सन जो है, उनकी जो इंसॉल्वेंसी केसेस हैं, वही एनसीएलटी के पास चले जाएंगे. Whereas DRTs are the forum for insolvency proceedings related to individual and partnership firm. अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी केस अगर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म की है, तो वो डीआरटी के पास जाएगी. एंड इफ इट इज फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज, इट मींस इट इंक्लूड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑल्सो. लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज की अगर कोई केस है, तो वो एनसीएलटी के पास चले जाएगी. So again, it is very important for you from your examination point of view. These institutions, it means DRT and NCLT, along with their appellate bodies. अभी अगर एनसीएलटी का कोई डिसीजन आया एंड अगर उससे कोई जो पार्टीज है उनमें से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हुई, तो दे कैन मेक द अपील. तो एनसीएलटी के केस में जो अपील है, दैट अपील कैन बी मेड टू एनसीएलटी. एंड डीआरटी के केस में अगर एग्रीव्ड पार्टी को या डिससेटिस्फाइड पार्टी को अगर अपील करना है, तो उनको डीआरएटी के पास करना है. These institutions means NCLT and DRT, along with their appellate bodies with NCLAT and DRAT respectively, will seek to achieve the smooth functioning of bankruptcy process. Appeal can be preferred on the orders of NCLT to NCLAT within 30 days, 15 days extension if there is sufficient ground. In DRT, we have already studied that
एनसीएलटी में कितना है, अगर एनसीएलटी ने कोई डिसीजन लिया एंड उसके ऊपर अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है, तो एग्रीव्ड पार्टी को 30 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास अपील करना है। एंड अगर 30 दिन में नहीं कर सकते हैं एंड एनसीएलटी अगर जो रीजन पार्टी ने दिया उससे अगर सेटिस्फाइड है, दे कैन प्रोवाइड 15 days extension for that. 15 days extension if there is a sufficient ground. So it is as same as that of DRT. The order of NCLAT are appealable within 45 days before the Supreme Court only on question on law. एंड एनसीएलटी का जो डिसीजन आता है दैट इज द फाइनल डिसीजन। अगर उसके ऊपर किसको अपील करना है तो वो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अपील कर सकते हैं, नॉट ऑन द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी। एंड अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अगर अपील करना है, वो उनको 45 दिन के अंदर करना पड़ेगा। It is specifically provided that civil courts or any other authorities do not have any jurisdiction and also cannot grant any injunction. It is very important कि सिविल कोर्ट हो या बाकी कोई भी अथॉरिटी हो, उसमें इन केसेस में कोई भी ऑप्शन नहीं है। दे कैनॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट और एनी अपील ऑन दिस। सो इट्स वेरी रियली easy. It is a very, what I can say, it is very interesting unit. Please try to understand it because ये जो unit है आपको नया होने की वजह से you will have, there is ample scope for you to learn so many new things जो आपको खाली CIB एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बट आपको बैंकिंग लाइफ में भी this will be very much helpful to you. Now next pillar कौन सा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, that is IBBI. So we have seen already three pillars. First is resolution professional. Second is information utilities. Third is adjudicating authority. And now fourth is IBBI. IBBI has regulatory oversight over insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities. जो बोर्ड जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो या उनकी एजेंसीज हो या इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हो, उनके ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। Under the provisions of the code, insolvency resolution can be triggered at the first instance of default, and the process of insolvency resolution has to be completed within the stipulation of the time limit. One of the fundamental feature of the code is that it allows creditors, means normal case में lenders or financial institutions or ARC, whoever may be, it allows creditors to assess the viability of a debtor as a business decision and agree upon a plan for its revival or a speedy liquidation. So fundamental feature क्या है इस कोड का, इस एक्ट का? मेन इसका फीचर यही है कि क्रेडिटर्स जो हैं वो जो उनका डेटर्स का जो लोन दिया है बिजनेस है, उसकी फर्स्टली वायबिलिटी एसेस करेंगे एज अ बिजनेस डिसीजन। अगर वो उनको लगता है, इफ दे फील दैट बिजनेस इज वायबल बाय मेकिंग सर्टन by allowing certain concessions or rescheduling or whatever may be the things that can be done, they can go for a revival plan. And अगर revival plan उनको viable नहीं लग रहा है, in that case they can initiate for a speedy liquidation. So that is the fundamental feature of the code. कोई भी बिजनेस है, अगर डेटर टाइमली लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो लेंडर उनसे फर्स्टली रिवाइवल प्लान डिस्कस करेंगे। एंड अगर रिवाइवल प्लान मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, ऐसे अगर लगता है, देन दे कैन गो फॉर इमीडिएटली वो स्पीडी लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, ताकि जो डेटर के जो एसेट्स हैं या डेटर का जो लोन अकाउंट है वो जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो जाए, ताकि उनकी जो एसेट्स हैं उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। Thus, the code creates a new institutional framework consisting of a regulator,
insolvency professional, information utilities, and adjudicatory mechanism that will facilitate a formal and time-bound insolvency resolution process and liquidation. कोड ने यही जो चार पिलर्स हैं, चार पिलर्स का पर्पज यही है कि सभी एक तरह से दे विल वर्क इन वन डायरेक्शन, ताकि सबका एम यही है कि रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो नॉट ओनली रिजोल्यूशन प्रोसेस, बिगिनिंग फ्रॉम रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड टिल द लिक्विडेशन और बैंकरप्सी प्रोसेस, ये जो है इट शुड वर्क इन अ फॉर्मल एंड टाइम बाउंड मैनर, ताकि जल्दी से जल्दी अगर उसमें कोई रिजल्ट आ गया, देन इन दैट केस जो एसेट्स होंगे दे विल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ द केस. Now this is a message for those who are our direct participants कि जैसे आपको अवगत है, we are conducting regular online interactive classes for JAIIB and CAIIB, एंड जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं. इसी के साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट they can do the revision on the basis of these classes also. In addition to that, we provide a kit containing multiple choice questions ताकि पार्टिसिपेंट जो हैं वो सफिशिएंट प्रैक्टिस करें, एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उनका स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा, जो उनको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है. साथ साथ फॉर सीआईबी एग्जामिनेशन केस स्टडीज प्लेज अ वाइटल रोल. तो केस स्टडीज की भी केस स्टडीज का भी किट प्रोवाइड किया जाता है फॉर सीआईबी पार्टिसिपेंट, ताकि वो अगर उन सफिशिएंट प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में जो केस स्टडीज के क्वेश्चंस आ जाएंगे वो विद इन द अवेलेबल टाइम सॉल्व कर सकेंगे एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को कन्वे कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकेंगे. नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन. सर अभी तक केस स्टडीज प्रोवाइड नहीं करी है. तो आप वो उनसे बात कर दीजिए ना, आप जिनसे रेगुलर बेसिस पे किया है बात बट कर. अभी कह रहे टाइम लगेगा, तो एग्जाम तो आने वाला है. चलो मैं लेट मी डिस्कस, क्योंकि उसके बारे में उनसे रेगुलर डिस्कशन होता है, बोलते वी आर प्रोवाइडिंग करके कुछ बताते हैं ना, तो आप एक बार उनसे फॉलो रख दीजिए लेकिन प्लीज. हाँ, मैं भी बता दूंगा उनको. ठीक है. हेलो. ओके सर. हाँ. The insolvency resolution process for companies and limited liability entities. Now we will enter into the discussion on insolvency resolution process. If the default is above rupee 1 crore, minimum amount of default has been increased to rupees 1 crore by the government by notification with effect from 24th March 2020. The creditor may initiate insolvency resolution process. कि अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का है, तभी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. If the default is above rupees 1 crore, minimum amount of default has been increased to rupees 1 crore by the government. By earlier लिमिट कम था, लेकिन 2020 में वो लिमिट बढ़ा दिया है. इट इज इंक्रीज टू रुपीज 1 करोड़. The code proposes two independent stages. अभी इसके लिए कोड ने दो इंडिपेंडेंट स्टेजेस प्रपोज किए हुए हैं. कौन से केसेस है? एक तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन प्रोसेस. तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन है? लेंडर्स हैं. फाइनेंशियल लेंडर्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एआरसीज हो, हुएर में भी जिन्होंने लोन दिया है, ही इज अ क्रेडिटर. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर assess whether the debtor's business is viable to continue and the options for its rescue or resurrection. जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि क्रेडिटर यही कोशिश करेगा कि डेटर्स का जो बिजनेस है वो वायबल है या नहीं है.
अगर वो वायबल है, वो कंटिन्यू कर सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बचाने के लिए स्टेप्स मींस इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ व्यू, कि उनका लोन जो है उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है या और कोई तरीके से उनको बचा जा सकता है क्या, इसके बारे में फर्स्टली डिस्कशन होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, क्रेडिटर्स अगर ये कंक्लूजन पे आते हैं कि फाइनेंशियली दिस बिजनेस इज नॉट वायबल henceforth, in that case second stage will be liquidation. If the insolvency resolution process fails or financial creditors decide to wind down and distribute the assets of the debtor, कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ये लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू दिस बिजनेस, इन दैट केस वो क्या डिसीजन लेंगे, वो ये डिसाइड लेंगे कि वो बिजनेस बंद करके जो भी एसेट्स डेटर्स के हैं वो सभी क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। This process is known as the liquidation process. So, what are the two steps, or in what two stages insolvency resolution process is distributed? It is done through, first is insolvency resolution process and second is liquidation process. Now, corporate insolvency resolution process, CIRP. CIRP कौन स्टार्ट कर सकते हैं? somebody should be there to conduct this process, जो हम insolvency resolution process कह रहे हैं बार बार। somebody should be there who can control it, who can monitor it, who can do that. Now we will see that. Corporate insolvency resolution process, CIRP process. CIRP process can be initiated by any financial creditor or operational creditor or corporate debtor itself. There are two types of creditors. First is financial creditors and second is operational creditors. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में जो क्रेडिटर ने डेटर को कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हुई है एंड उसकी उसमें उनका अगर डिफॉल्ट हो रहा है, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मींस वेंडर, सप्लायर्स, इस तरह के जो लोग हैं उनके जो ड्यूज बचे हुए रहते हैं, दे आर कमिंग अंडर द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ये सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, या डेटर खुद भी कह सकता है कि मैं इस लोन को रीपे नहीं कर सकता हूं, आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो तीनों में से एनीबडी कैन दी सीआईआरपी प्रोसेस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So any financial creditor or operational creditor or corporate debtor itself, as the case may be, in case of default is committed by a corporate debtor in the manner as provided under Chapter 2 of the Code. So तीनों में से कोई भी CIRP प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व एज फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, in the resolution process under the IBC. So who are the financial creditors? Banks and financial institutions are the financial creditors. As per section 7.1, a financial creditor means banks and financial institutions, either by itself or jointly with other financial creditors or any other person on behalf of the financial creditor, as may be notified by the central government, may file an application for initiating corporate insolvency resolution process against the debtor before the adjudicating authority when default has occurred. कि जब बोरोर ने लोन रीपे नहीं किया हुआ है, जब लोन में डिफॉल्ट हो गया है, इन दैट केस फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ मींस लेंडर खुद कर सकता है, या एक से ज्यादा अगर बैंकों ने लोन दिया हुआ है तो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ज्वाइंटली कर सकते हैं, मींस लेंडर्स इकट्ठा के कंसोर्शियम फाइनेंस हो, मल्टीपल, उसमें सभी लेंडर साथ में आके, या और कोई भी व्यक्ति हो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर काम कर सकता है या एक्शन ले सकता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस, वो तीनों में से कोई भी एक
आईबीसी के अंडर रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने कौन देखी थी? एनसीएलटी और डीआरटी। So as per section 21(6) say, an application for initiation of corporate insolvency resolution process against the corporate debtor shall be filed jointly. Firstly, we will read it completely, then we will discuss. So under section 21(6)(a), an application for the initiation of corporate insolvency resolution process against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such creditors. Very important to understand. Not less than 100 of such creditors in the same class, and not less than 10% of the total number of such creditors in the same class, whichever is less. क्या कह रहे हैं कि अगर एक ही तरह के कोई क्रेडिटर्स हैं एंड वो अगर 100 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठा आके एक तो अपील करना है, या जो उसी क्लास में एक ही सेम क्लास के, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर की हम बात करते हैं, अगर सेम क्लास के जितने क्रेडिटर्स हैं उसके अगर 10% क्रेडिटर इकट्ठा आ जाते हैं, इन दैट केस दोनों जो नंबर्स है इसमें से जो कम नंबर होगा उतने लोगों ने कम से कम ज्वाइंटली इनिशिएट करना जरूरी है। सो मान लो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग कॉरपोरेशन है, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, उनके अगर कोई टोटल क्रेडिटर्स 1500 है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर हम 1500 हैं, उसमें से अगर 100 से ज्यादा लोग अगर आते हैं, 110 पीपल आर रेडी, प्रिज्यूम करते हैं 110 लोग आके अगर उन्होंने ज्वाइंटली स्टार्ट अपील किया हुआ है, दिस इट मीन्स फर्स्ट क्राइटेरिया दे आर फुलफिलिंग हियर। सेकंड क्राइटेरिया, not less than 10% of not less than 10% of the total number of such creditors। तो 1500 में कितने होने चाहिए? 150 होने चाहिए। 150 से कम लोग नहीं होने चाहिए। सो इन दिस केस दिस 100 will be the criteria applicable here। Am I clear? Or we will take another example। अगर दूसरी कोई बड़ी कंपनी, उसमें अगर 800 क्रेडिटर्स आते हैं, 800 एंड 800 में से अगर यहां भी 110 लोगों ने अपील कर दी, तो नॉट लेस देन 100 वाला क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो गया, दिस इज कंप्लीटेड। एंड सेकंड, नॉट लेस देन 10% ऑफ द नंबर, तो अगर 800 में से अगर 80 लोगों ने अपील कर दिया, अपील करना चाहिए, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 80 लोग होने चाहिए। तो इन दिस केस अगर 80 लोग अपील करते हैं तो दैट एप्लीकेशन कैन बी कंसिडर्ड। सो इन फर्स्ट केस अगर 1500 क्रेडिटर्स हैं एंड अगर 100 लोग भी अपील करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड। इन सेकंड केस जब 800 क्रेडिटर हैं, उसमें अगर 80 लोग भी अपील करते हैं, दैट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द रिजोल्यूशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूं अभी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। The financial creditor has to furnish the name of the resolution professional proposed to act as an interim resolution professional along with the application। So बैंक जब resolution process के लिए application करेगी, application के साथ साथ उनको ये बताना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति, कौन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इस प्रोसेस में इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करके काम करेंगे। क्योंकि जब तक फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं किया जाता है, तब तक जो व्यक्ति इस काम को, जो व्यक्ति रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करके काम करते हैं, ही इज नोन एज द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ये बताना पड़ेगा, जब वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तभी ही उनको इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना पड़ेगा। The adjudicating authority within 14 days of receipt of the application under subsection 2. 14 days is very important one, you have to keep it in mind. Under subsection 2, ascertain the existence of the default or not
and provide its decision accordingly. So जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन आ जाएगा, उनको 14 दिन के अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी डिफॉल्ट क्रेडिटर ने, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने क्लेम किया है वो है या नहीं है, ये उनको कंफर्म करना पड़ेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको अपना डिसीजन देना पड़ेगा. Further, the corporate insolvency resolution process shall commence from the date of admission of the application under subsection 5. तो जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसको एडमिट करेगी, उस दिन से रिजोल्यूशन प्रोसेस का पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाता है. Not from the date of submission of application, but it is calculated from the date of admission of the application by the adjudicating authority. The adjudicating authority shall communicate the order to the financial creditors and corporate debtors under Section 5A or to the financial creditor under Section 5B, as the case may be, within 7 days of admission or rejection of such application. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 दिन है, उनमें वो डिसाइड करना है कि ये जो क्लेम आया हुआ है उसमें जो डिफॉल्ट उन्होंने बताया वो एग्जिस्टेंस है या नहीं है. इट मीन्स वो सच है, गलत है. अकॉर्डिंगली जो उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है वो 7 दिन के अंदर उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को इंटीमेट करना जरूरी है. With this, we will conclude our discussion for a day. लेकिन उसी के पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग, ताकि वो भी इसका बेनिफिट लो सकते, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बाय प्रेसिंग दिस बेल आइकन, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली आ जाएंगी एंड यू विल नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देखते हो और आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, आपका क्वेश्चन या क्वेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए. डेफिनेटली we will respond it immediately. With this, I wish you all the best and thank you very much. राजेश जी, राजेश जी, यूट्यूब चैनल पे प्रमोशन क्लासेस मॉर्निंग में स्टार्ट हो गए हैं एंड आपको अगर कोई प्रमोशन क्लासेस के लिए डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उन्होंने लिंक दे दी है, प्लीज वहां कांटेक्ट कर दीजिए. With this, we will conclude our discussion for a day and thank you very much.